अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड में पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है, लॉबिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार, नवाज शरीफ का समधी, लंदन आया और ऑफिशियल विज़िट पे आया। लंदन तो ये सब आते ही रहते हैं, शहबाज शरीफ और ये और वो, उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं मिलता, लेकिन इस बार ये ऑफिशियल मीटिंग के लिए आए थे। यूके के फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूके एंडरसन जो हैं उनसे मिले और एक्टिविटीज़ की ऑफिशियल, उनको सरकारी प्रोटोकॉल आ गया, एक पुलिस मोटरसाइकिल और ये वो 2 दिन रहे यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट मीटिंग मेरी नज़र में इन्होंने की है ना, वो है 15 ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। ये 15 ब्रिटिश मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अभी इलेक्शन में जीते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और ये 15 के 15 पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, सवालात तो उठ सकते हैं कि किस हिसाब में भाई वो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर मिलना है तो दूसरे भी उसमें शामिल होने चाहिए। और वजह क्या है? वो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, इनको आप अलग में बुला के इनसे क्या बातें कर रहे हैं? तो देखें अजीज़ दोस्तों, कोइंसिडेंस तो नहीं है कि 10 सितंबर मंगल वाले दिन ब्रिटिश इंडियंस जो हैं वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में इवेंट कर रहा है 10 सितंबर को, मंगल को, और उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका जो पपिट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जिसको, जिसकी औकात तो एक चपड़ासी से बढ़ के नहीं है, उसको स्पीकर के हैसियत से बुलाया गया है, और कुछ और पाकिस्तान से कश्मीरी और ये सब आ रहे हैं। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि इसके मुकाबले पे हमारे ब्रिटिश इंडियन जो हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा है पाकिस्तान की तरफ से इस झूठी लॉबिंग के जवाब में। मैं समझता हूँ इसाक डार ने वो 15 पाकिस्तान ओरिजिन के एमपीज़ के साथ जो मीटिंग की थी उसमें उनको ये भी मस्ट बताया गया होगा कि 10 तारीख की कॉन्फ्रेंस में ये लोग ज़रूर मौजूद रहें। ज़्यादा एमपी होते हैं उस कॉन्फ्रेंस की फिर ज़्यादा कवरेज होती है, और प्योरली इसमें एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, अपकमिंग जम्मू कश्मीर इलेक्शंस और इन चीज़ों में एक झूठ की पूरी दुकान खोली जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 2 घंटे पब्लिक इवेंट है, 2 घंटे प्राइवेट इवेंट है, और इन 4 घंटों में जिस हिसाब से अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ भारत, जम्मू एंड कश्मीर और जो इसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसको ये जवाब दे रहे हैं, क्योंकि भारत की आर्मी उनका मुकाबला कर रही है, इन्फिल्ट्रेशन को भगा रही है, मार रही है, उसको ये ह्यूमन राइट्स वायोलेशन शो करेंगे और एक अजीब सा नक्शा पेश करेंगे जम्मू एंड कश्मीर जैसे वहाँ पे क़यामत आई हुई है, जबकि सिचुएशन ये है कि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो भारत की यूनियन टेरिटरी है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पीसफुल हो गई, वरना वहाँ पे कंटिन्यूस टेररिज्म पिछले 20 साल से चल रहा था। उसको गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से रोका है ये अप्रिशिएबल है। फिर वहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़, जॉब्स और लाइफ प्रॉस्पेरिटी है वो बहुत ज़बरदस्त हो रही है। वो कश्मीरी वहाँ पे सारे खुश हैं, कोई कश्मीरी वहाँ से ये बात करने नहीं निकलता कि हमें भारत में तकलीफ़ है। इन्फिल्ट्रेशन और टेररिज्म इतनी हो रही है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत की आर्मी का वहाँ पे आए दिन मुकाबला होता है, लेकिन एक जो फ़र्क आया है जो इस सारे सिचुएशन में, वो ये देखते हैं कि अब सिविलियन की कैजुअल्टीज़ कंपेयरिंग टू मिलिट्री कैजुअल्टीज़ काफ़ी कम हैं, जो कि एक अप्रिशिएबल बात है कि मिलिट्री अफसर अपने सिविलियंस की सिक्योरिटी के लिए हर तरफ आगे खड़ी है, और उनके ऊपर कोई सिविलियंस के ऊपर जो हमला होता है
उसके आगे खड़े होते हैं। वरना सिचुएशन 20-25 साल तो कश्मीर की ये रही है कि वहाँ पे सिविलियन बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते थे और बड़े बड़े वाक़यात होते थे। अब कम से कम ये चीज़ें कम हुई हैं, इसके बावजूद वहाँ पे इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग हो रही है। मतलब लाइफ इज़ बैक टू ट्रैक, और ये पाकिस्तान से हज़म नहीं हो रहा। जबकि अगर कंपेयर करें इस सिचुएशन को तो पीओके में ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। पीओके में बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, बेसिक सिविक फैसिलिटीज़ नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। और वहाँ ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना आटा है, ना जॉब्स हैं, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना कोई सिविक फैसिलिटीज़ हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप कंपैरिजन का सोचें भी पीओजेके को, भारत की यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से। अजीज़ दोस्तों, इस सारे सिनारियों में अगेन कमिंग टू दी प्रोटेस्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप सब यूके में रहने वाले मेरे दोस्तों से मेरी विनती है कि ये प्रोटेस्ट आप ज़रूर अटेंड करें। नंबर्स विल मैटर, वरना उस कॉन्फ्रेंस के अंदर इतने एमपीज़ होंगे और ये सब होगा, और बाहर अगर ज़्यादा लोग नहीं हुए तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल प्रोटेस्ट करना चाहिए, चाहे एक आदमी करे। मैंने बेल्जियम में 1996 में एमकेएम के लीडर अल्ताफ़ भाई के बड़े भाई को पाकिस्तान आर्मी ने एक्स्ट्रा जुडिशली मार दिया था। उस वाक़ये से 2 दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था पाकिस्तान एम्बेसी ब्रसल्स के सामने, और बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया था हमारे। उस वक्त 100 लोग आना ब्रसल्स में एक प्रोटेस्ट में वॉज ए बिग डील। अव्वल तो वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी पे प्रोटेस्ट होते ही नहीं थे, हम ही करते थे एमकेएम की तरफ से। तो जब अल्ताफ़ भाई के बड़े भाई को मार दिया उन्होंने, तो मैंने अपने सारे एमकेएम के और कराची के जितने दोस्त थे उनसे एक मीटिंग की। तो उन्होंने कहा कि नहीं आरिफ भाई, अभी तो 2 दिन पहले क्या है, नहीं करेंगे। मैंने तो परमिशन ले ली थी, वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है बेल्जियम में, यहाँ पे खाली ईमेल करनी होती है। परमिशन आ भी गई, और जब मैंने सबको बता दिया कि भाई प्रोटेस्ट तो हो रहा है, अब जिसने आना है आए, नहीं आना है नहीं आए। मेरे साथ एक लड़का था, हम 2 गए। जब टैक्सी से उतरे पाकिस्तान एम्बेसी के सामने, तो 15-20 पुलिस वाले खड़े थे, एक भी आदमी नहीं था। हम दोनों बैनर पकड़ के खड़े हो गए और नारे भी लगाए, दोनों नारे लगाते रहे, पूरा प्रोटेस्ट किया। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि प्रोटेस्ट तो करना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आपके ऊपर एक जो ग्लोबल साजिश हो रही है, उसका पर्दा कैसे चाक होगा। और ग्लोबल साजिश आपका होगा कि एग्जेजरेशन है कश्मीर के हवाले से, तो नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल ग्लोबल एक भारत के ख़िलाफ़ साजिश है। देखें, मुझे एक बात बताएं कि किसी भी देश के इंटरनल मैटर होते हैं ना, उसमें कोई क्यों टांग अड़ाए, ठीक है। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है। अब तेलंगाना, हैदराबाद के एक पॉलिटिशियन, लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ वरना मेरे को गाली देने का दिल कर रहा था, अवैसी है, असदुद्दीन अवैसी। मुझे कोई ये बताए कि तेलंगाना हैदराबाद में ऐसे क्या मसले हैं इंटरनेशनल अटेंशन के कि अमेरिका के एम्बेसडर जो इंडिया में हैं, एरिक गारसेटी, उनकी एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएस कौंसल जनरल, ये जेनिफर लार्सन, ये असदुद्दीन अवैसी से मिलने क्यों गई हैं? उनका क्या ऐसा कनेक्शन है? क्योंकि एक एम्बेसी का सारा कनेक्शन फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। उनका लोकल जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उनसे मिलने का नहीं होता। और इन केस ऐसा हो भी, कई देशों में ऐसा होता है कि मिसाल है कि रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त रूलिंग क्लास में है। अब कोई डिप्लोमेट या कोई फॉरेन डेलीगेट जाता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अमेरिका, वो अगर ओपोजिशन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप से मिले, कोई मसला नहीं। इसी तरह एक मिसाल है
कि इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, मोदी जी रूलिंग लीड कर रहे हैं और राहुल गांधी इज ऑफिशियली लीडर ऑफ ओपोजिशन। उनसे मिलता है कोई फॉरेन एम्बेसडर आके या कुछ तो समझ में आता है। बाकी उनको कोई हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का मसला है अमेरिका के साथ या कोई और चीज़ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है, अवैसी को नहीं देखना। आप अवैसी से मिलती हैं, फिर आपका एम्बेसडर जो है एरिक गारसेती, ये मल्लिकार्जुन खारगे से मिलता है। चलो ये एक दो वाक़यात हो ना तो समझ में आता है, कंटिन्यूस हो रहा है। आपके अमेरिकन एम्बेसी के कुछ डिप्लोमेट्स मिलने के लिए गए जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। अब ये एक्स चीफ मिनिस्टर इज सन ऑफ another ex chief minister and that one is also son of another ex chief minister। अमेरिका को ये डेमोक्रेसी पसंद है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी एक्स प्राइम मिनिस्टर, फिर उसका बेटा एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब उसका बेटा लीडर ऑफ ओपोजिशन। ये अमेरिका की डेमोक्रेसी को समझ में आती है। अब इन्होंने अमेरिका ने दावत दी है भाई साहब हमारे कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिवा कुमार को कि वो आए कमाला हैरिस और ओबामा से अमेरिका में मुलाकात करें, जहाँ पे ऑलरेडी राहुल गांधी बैठे हुए हैं। अब ये लोग उससे मुलाकात में क्या डिस्कस करेंगे कमाला हैरिस से, बराक ओबामा से, जो कि इस वक्त अमेरिका की डीप स्टेट के सबसे बड़े पपिट्स हैं। इनसे ये मिलेंगे, इनसे ये क्या डिस्कस करेंगे। वैसे भी अगर आप इंग्लैंड के हवाले से देखें तो ये आपके कांग्रेस है ना, और उसकी जो लीडरशिप है ये जेरेमी कॉर्बिन से बहुत ही क्लोज है। जेरेमी कॉर्बिन इज एन एक्सट्रीमिस्ट एंटी इंडिया। ये देखें, इंडियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की इन्होंने, डिटेल 2019 में लगाई है, और उसमें डिस्कस क्या कर रहे हैं, कश्मीर। और अर्जेंट डायलॉग की बात की भारत के एम्बेसडर रुचि घनश्याम से कि पाकिस्तान इंडिया को बातचीत करनी चाहिए। इस तरह ये हमेशा मुख्तलिफ 2019 में एक और कश्मीरियों के लिए, मतलब कश्मीरियों के लिए ये बात करते हैं भारत के खिलाफ। इनको पीओके के लोगों की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और बात दरअसल ये है कि ये कांग्रेस के बहुत करीब हैं। तो कंटिन्यूस भारत कश्मीर में एक इंटरनल एनिमीज़ को भी फेस कर रहा है, जिसको सपोर्ट मिल रही है बाहर से। अब जैसे ये है अपना कश्मीर की जो ऐसी लीडरशिप जो कि हमेशा कश्मीर को एक्सप्लॉइट करके अपने और अपने ख़ानदानों के लिए माल बनाते रहें और पावर का एक्सट्रीम यूज़ करते रहें। उस इलाके को एक तरह से बाकी भारत के लिए नो गो एरिया बना के रखा हुआ था, चाहे वो मुफ्ती ख़ानदान हो, चाहे वो अब्दुल्ला ख़ानदान हो। इन्होंने कश्मीर को एक बंद जेल के तौर पर यूज़ किया है 1947 से लेके आज तक, जिसमें ना बाहर से कोई आ सके, ना कश्मीरी बाहर जा सके। वो एक जागीरदार का जैसे एरिया होता है ना सिंध में और दूसरी जगहों पे, वैसे इनका ये कश्मीर इनका एरिया है, वादी ख़ास तौर पे। जम्मू वमू में इनका इतना हिसाब चलता नहीं। और वादी में ये लोग इस तरह उन्होंने घेरा हुआ था। अब वो शेकल्स, वो जेल जो है वो टूट गई है। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद इंडियंस भी वहाँ पे जा रहे हैं। इसका मतलब प्रोस्पेरिटी और काम जा रहा है। और वहाँ से भी लोग पढ़ने के लिए भी बाहर निकल रहे हैं। आज पूरे भारत में क्रिकेटर कश्मीर से आके खेलते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब्स करते हैं। एक आज़ादी मिली है इनको। ये आज़ादी अमेरिका वगैरह से हज़म नहीं होती। और अमेरिका और एक इंटरनेशनल डीप स्टेट, एक इकोसिस्टम जो है, उसको ये भारी पड़ रहा है। और वो अब अपने लीडरशिप, लोकल लीडरशिप को प्रमोट कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला
इस वक्त इसको लीड कर रहे हैं। दोनों की एक ही ज़बान है कि हम इलेक्शन जीतते ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का फैसले के खिलाफ रेजोल्यूशन लाएंगे। इन्होंने फॉरेन डिप्लोमेट, अमेरिकन डिप्लोमेट से भी जो मुलाकातें की हैं उसमें क्या डिस्कस किया होगा? यही क्या होगा ना कि हम कश्मीर को वापस पुराने लेवल पे ले आएंगे जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना हो, फॉरेन इवेंट्स ना हो, और हम कश्मीर को तबाही के किनारे पे लेके जाएंगे। फिक्र ही नहीं करें माई बाप आप। तो ये सिचुएशन है। ऐसे में ये जो मैं कॉन्फ्रेंस का बता रहा था वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाएं, क्योंकि लॉबिंग होगी दबा के। इनकी कोशिश है कि जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन से पहले इस हद तक चीज़ें मतलब चीज़ों को इतना मैनिपुलेट किया जाए कि कश्मीर के इलेक्शन पे असर पड़े। फिर इनको फंडिंग की बात की होगी, जो मिलने के लिए बैठे हैं ये फंडिंगें होंगी। जैसे जनरल इलेक्शन जो इंडिया के थे इस पे असरअंदाज हुए, वैसे ही ख़ास तौर पे आप देखें कि ये जो पपिट लीडर्स हैं जो कि फ़ौरन इशारे पे कश्मीर के मामलात को चलाते हैं, तो इन अब्दुल्लाज और मुफ्ती से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां ऐसे ही सीट एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रही है जैसे कि जनरल इलेक्शन में की, जिसका फ़ायदा ओपोजिशन पार्टीज़ को हुआ। हालांकि किसी भी एक नुक्ते पे ये सब किसी पे एग्रीड नहीं है, इनकी आपस में कहीं किसी चीज़ पे नहीं बनती, सबकी अपनी अपनी स्टेट के हवाले से प्रायोरिटीज़ हैं। तो इस हवाले से ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस का मैं कह रहा था, ऐसी कॉन्फ्रेंस हमें भी करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए और उसको ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहिए। और उसमें ज़ाहिर भारत का हिस्सा है कश्मीर। भारत के हाई कमीशन को चाहिए कि वो इस तरह के, जिस तरह पाकिस्तान का भी इसाक डार आके 15 पाकिस्तान ओरिजिन एमपी से मिल के गया है, तो खैर हमें किसी ब्रिटिश इंडियन एमपी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती कि वो लोगों की लॉयल्टीज़ और प्रायोरिटीज़ सारी ब्रिटिश के लिए होती हैं, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ पाकिस्तान बोर्न एमपीज़ जो हैं या पाकिस्तान ओरिजिन के जो एमपीज़ हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ गज़ा और पाकिस्तान के इंटरनल मसले और उनके इंडिया दुश्मनी और ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल जो पाकिस्तान बोर्न या पाकिस्तान ओरिजिन का ब्रिटिश सिटीज़न है या एमपी है, उसकी अपब्रिंगिंग में एंटी इंडिया फीलिंग्स, एंटी हिंदू फीलिंग्स तो भर भर के डाली गई होंगी। तो अजीज़ दोस्तों, प्लीज़ यूके में रहने वाले मेरे दोस्तों से मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोटेस्ट में शरीक हों और मेरे हवाले से मुझे बताइएगा कि आगे कोई आपके जहन में आइडियाज़ हैं जिससे हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकें अपना काम, तो मुझे बताइएगा। चलते चलते ये बता दूं कि जिनीवा सेशन शुरू हो रहा है और मैं जिनीवा भी जाऊंगा इस बार यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स सेशन के तौर उसमें, और मैंने कुछ दोस्तों से मदद की दरख्वास्त की है। एक एनजीओ ने मुझे ऑफिशियल इनविटेशन भेज दिया है, लेकिन बंदोबस्त मुझे करना है। हाँ, ये है कि अब मेरे पास वहाँ पे बैच भी होगा और मैं अंदर जा भी सकूँगा और कौंसल हॉल में भी स्पीच करूँगा। एजेंडा के तौर पे मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ कि मुझे क्या टॉपिक इख्तियार करना चाहिए, लेकिन मेरी लाइन ऑफ एक्शन आपको पता है। इसके अलावा भी जिनीवा में 4-5 और कॉन्फ्रेंसेस हैं, तो वो मुझे अटेंड करनी है, तो मैं जिनीवा भी जाऊँगा और अभी टाइम है। लेकिन बहरहाल, तो अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।